हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, आज हमारा चौथा एमसीक्यू सेट है। आज के एमसीक्यू सेट में हम मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी पे बात करेंगे। इसी के रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। मैंने आपको आज सुबह ही अवेयर किया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे कि हम आज जो एमसीक्यूज पूछने जा रहे हैं वो मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी पे हैं और इसी टॉपिक को आपने रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज़। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। ये क्वेश्चन जो है 12 आप लोगों से पूछा गया है। मैंने बहुत बार आपको पूछा है। 12 पे मुझे याद है एक शेर, ये भी मुमकिन है किसी रोज़ न पहचानो उसे, वो जो हर बार बेस बदल देता है। 12 मुझसे कहा था मेरे दोस्तों ने वसी, इश्क समंदर है बच्चों को निगल लेता है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1। Any measure indicating the center of set of data arranged in an increasing or decreasing order of a magnitude is called a measure of। ऐसा कौन सा मेजर है जिसके बेसिस पे हम अरेंज करते हैं डेटा को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पे? उस मेजर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज स्क्यूनेस, ऑप्शन बी इज सिमेट्री, ऑप्शन सी इज सेंट्रल टेंडेंसी, ऑप्शन डी इज डिस्पर्शन। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार पूछा है, इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो अपना नोट कीजिए अपना आंसर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो है ऑप्शन सी, सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अगर आपको लगता है टाइम आपको कम मिल रहा है, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें और अपना आंसर सेलेक्ट करके फिर वीडियो को आप रिज्यूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, द मीन फॉर सेट ऑफ डेटा obtained by assigning each data value a weight that reflects its relative importance within the set is called। ऐसा मीन जहाँ पे हम रिलेटिव इंपॉर्टेंस देते हैं हर एक चीज सेट को, हर एक वैल्यू को, उससे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज जियोमेट्रिक मीन, ऑप्शन बी इज हार्मोनिक मीन, ऑप्शन सी इज वेटेड मीन, ऑप्शन डी इज कंबाइंड मीन। मैंने हार्मोनिक और जियोमेट्रिक मीन भी पढ़ा है। अगर आप लोगों को लग रहा है कहीं पे दिक्कत हो रही है इसमें, तो मैंने ये जेएसए में पढ़ाया है। अगर आप लोगों को वो देखना है वो आप वहाँ से वो लेक्चर्स देख सकते हैं। हालांकि आपके सिलेबस के रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन अगर फिर भी कोई पढ़ना चाहता है तो जेएसए के लेक्चर्स में ये मौजूद है। तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस हम किस मेजर में, किस मीन में कैलकुलेट करते हैं? ऑप्शन ए इज जियोमेट्रिक मीन, ऑप्शन बी इज हार्मोनिक मीन, ऑप्शन सी इज वेटेड मीन एंड ऑप्शन डी इज कंबाइंड मीन। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया जब हमने मीन पढ़ा था, हमारे पास दो तरह के मीन होते हैं। एक होता है हमारे पास अर्थमेटिक मीन, जहाँ पे हम नॉर्मली मीन कैलकुलेट करते हैं। दूसरा होता है जब हम हर एक आइटम को रिलेटिव इंपॉर्टेंस देते हैं, उससे हम कहते हैं, क्लिक द ऑप्शन, वेटेड मीन। ठीक है, उसे हम वेटेड मीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाते हैं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 20 आइटम्स इज 5। हमारे पास 20 आइटम दिए गए हैं, उनका अर्थमेटिक मीन 5 है। एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 आइटम्स इज 10। और हमारे पास और 5 आइटम्स दिए गए हैं, उनका अर्थमेटिक मीन है 10। हमने क्या करना है? द कंबाइंड अर्थमेटिक मीन इज, इनका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जल्दी से कैलकुलेट करके दीजिए मुझे इसका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। आपके पास दो मीन्स दिए गए हैं, उनके नंबर ऑफ आइटम्स दिए गए हैं, आपने कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला जल्दी से अप्लाई करें और अपना आंसर जो है वो सेलेक्ट करके दे मुझे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। हमने हर एक मीन 1 मल्टीप्लाई करना है उसको, नंबर ऑफ़ आइटम्स उसके कितने हैं, ठीक है, प्लस करना है उसको मीन 2 से नंबर ऑफ़ आइटम्स दूसरे मीन में कितने हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स, यानी कि नंबर ऑफ़ आइटम्स इन फर्स्ट मीन एंड नंबर ऑफ़ आइटम्स इन सेकंड मीन। ये सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो देखें हमारे पास मीन दिया गया है, मीन 1 हमारे पास 20 दिया, सॉरी हमारे पास मीन 1 5 दिया गया है और इसको नंबर ऑफ़ आइटम्स 20 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है इसको। हमारे पास जो दूसरा मीन दिया गया है वो है 10 और इसके नंबर ऑफ़ आइटम्स हमारे पास 5 है, डिवाइडेड बाई हमारे पास नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं पहले केस में 20 और दूसरे में हमारे पास कितने हैं नंबर ऑफ़ आइटम्स, ये हमारे पास 5। ठीक है, तो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे 20 इंटू 5 इज़ 100, 10 इंटू 5 इज़ 50, ये हो गया आपके पास 100 प्लस 50 इज़ 150 डिवाइडेड बाई 25। तो 150 डिवाइड बाई 25 आप करें, जल्दी से इसको सॉल्व करें। 150 डिवाइड बाई 25, तो ये है हमारे पास 25 1 हज़ार 25 6 हज़ार। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो आपका है वो है ऑप्शन सी 6।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, खाली आपने कंबाइंड मीन में क्या करना है, अपने मीन को अपने नंबर ऑफ आइटम्स से मल्टीप्लाई करना है, अपने मीन को अपने नंबर ऑफ आइटम्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर इनका प्लस करना है, डिवाइड बाई करना है नंबर ऑफ आइटम्स। इसमें नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 20 है, इसमें नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 5 है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके आपको मिल जाता है कंबाइंड मीन, अगर आपको कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, बड़ा ही आसान है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर फॉर्मूलाज वगैरह हम भूल जाते हैं। देखिए इसमें इतने इजी फॉर्मूलाज हैं, बिल्कुल आसान, खाली प्लस माइनस करना है। ये फॉर्मूलाज तो आपको याद रहने ही रहने चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स में देखेंगे, हमारे 11th-12th में जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में फार्मूलाज रहते हैं वो बहुत ज़्यादा फार्मूलाज रहते हैं। अगर आप उनको देखेंगे उनके मुकाबले में ये खाली प्लस माइनस माइनस के फार्मूलाज है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा इसको मैं ब्रेक डाउन करूँ एक आसान तरीके से आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन इन कंटिन्यूस सीरीज इज। हमारे पास जो कंटिन्यूस सीरीज है उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम मीन कैलकुलेट करने के लिए। देखें, पहले तो ये स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है, सर इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, सर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होता है, हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होता है। सर पहले हमें इसमें ही कन्फ्यूजन होता है। देखिए मैंने आपको बताया, जब फ्रीक्वेंसी का बिल्कुल ही कंसेप्ट ना हो, आपके पास डायरेक्टली एक सीरीज़ दी गई हो जिसमें खाली जो है हर आइटम अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके पास सीरीज़ दी गई है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो इससे हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। इसके लिए आप मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्टली इनको नंबर ऑफ आइटम्स को सम करते हैं, डिवाइड बाय, अब इनको गिन लेते हैं कितने आइटम्स है, उससे नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड करके आपको मीन मिल जाता है। ठीक है, तो एक्स बार आपको हासिल हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज़ हो तो डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारे पास जो है फॉर्मूला है वो क्या है, और कंटिन्यूस सीरीज़ में हमारे पास क्या फॉर्मूला है। डिस्क्रीट सीरीज़ में पहले आपको बता दूं कि डिस्क्रीट सीरीज़ में आपके पास आइटम्स दिए गए होंगे और यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। ठीक है, 5 2 3 ये आपके पास फ्रीक्वेंसी दी गई है। और कंटिन्यूस कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर आपके पास क्लास होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 to 6, 6 to 9, ठीक है, 9 to 10, 9 to 12, ये आपके पास बन जाते हैं यहाँ पे क्लासेस। जब क्लासेस होंगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्लास इंटरवल होगा इनके दरमियान, ये क्लासेस आपको मिलेंगे तो उससे हम कंटिन्यूस सीरीज़ कहेंगे। अगर खाली फ्रीक्वेंसी मिलती है, यहाँ पे क्लासेस नहीं मिलती हैं, यहाँ आइटम्स डायरेक्टली मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट ना हो तो उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। ठीक है, तो चलिए बता दीजिए मुझे कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए हमारे पास कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम, जिससे हम मीन कैलकुलेट करते हैं। तो आपको इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए पता चला, डायरेक्टली सम ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स करना है, तो इजी है। अब बता दीजिए, ऑप्शन ए इज समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, ऑप्शन बी इज समेशन ऑफ एफ स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स, ऑप्शन सी इज समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एक्स, ऑप्शन डी इज समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। ये आपने बताना है कि राइट फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं। तब तक मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रीट सीरीज़ जो हमारे पास है, डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारे पास अगर आपने मीन कैलकुलेट करना है तो वो होता है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो ये इस तरह से कैलकुलेट करते हैं आप डिस्क्रीट सीरीज़ में मीन। ठीक है, आप एफ फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ आइटम्स जो आपके पास दिए गए होंगे उनका मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद सम करते हैं उनका, और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आपको मीन हासिल होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपना ऑप्शन अभी तक सेलेक्ट नहीं किया है, हालांकि करना चाहिए था, तो मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यूस फॉर्म सीरीज़ के लिए भी सेम फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे हमारे पास एक्स नहीं दिया गया है, यहाँ हमारे पास क्लास दिया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल 5 to 10, 10 to 15, यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे एक्स कैसे ढूंढे। हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ में एक्स होता है लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं होता है, तो यहाँ पे एक्स कैलकुलेट करने का आसान तरीका है, यहाँ पे अपनी मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, इन दोनों का सम करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, इन दोनों का सम करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, ये आपको एक्स मिल जाता है। ठीक है, उसी एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करना है, समेशन निकालना है, डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी का समेशन करके, तो आपको मिल जाता है यहाँ कंटिन्यूस सीरीज़ में किस तरह से मीन कैलकुलेट होता है। तो सेम फॉर्मूला for discrete series, same formula for continuous series, but the only difference is that here x is the midpoint, but in case of discrete series it is the concrete value that is being given in the question। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखें कि यहाँ पे और वहाँ पे एक ही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे x जो होता है कंटिन्यूस सीरीज़ में, इसको हमने कैलकुलेट करना होता है मिड पॉइंट फाइंड आउट करके, दोनों का सम करना है डिवाइड बाई 2 करके।
ठीक है। चलिए, ये है हमारे पास एग्जैक्ट आंसर इसका, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर इवन इफ इट इज आस्किंग फॉर डिस्क्रीट, सेम फॉर्मूला इज बीइंग अप्लाइड फॉर डिस्क्रीट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द मीन मार्क्स इन अंजुम सर्स लास्ट 4 MCQ सेट्स आर 12। मीन मार्क्स जो बच्चों के आते हैं वो 12 है। इफ द मार्क्स फॉर दिस सेट 1, सेट 2 एंड सेट 4 आर 10, 15 एंड 12। सेट 1 में क्या आए, सेट 2 में क्या आए और सेट 3 में क्या आए, ठीक है। अच्छा, रेस्पेक्टिवली फाइंड द मार्क्स ऑफ द सेट 3। आपने सेट 3 के मार्क्स बताने हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं आपने सेट 3 के मार्क्स। तो देखिए आपके पास जो है ऑलरेडी मीन दिया गया है, आपके पास 3 आइटम्स ऑलरेडी दिए गए हैं, आपके पास एक मिसिंग आइटम है, वो आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि इस तरह से कैलकुलेट करना है। अगर आपको आता है तो जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे इसका आंसर बता दीजिएगा। ऑप्शन ए इज 14, ऑप्शन बी इज 11, ऑप्शन सी इज 9, ऑप्शन डी इज 16। जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे इसका आंसर बता दें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट के मीन मार्क्स बताए गए हैं 4 MCQ सेट में, 3 MCQ सेट के दिए गए हैं, हमने सेट 3 में कैलकुलेट करना है क्या उसके मार्क्स रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट किया तो मैं आपको बता दूं कि मीन कैलकुलेट करने का हमारे पास तरीका ये है कि सेट 1 मार्क्स प्लस सेट 2 प्लस सेट 3 प्लस सेट 4, ठीक है। इन सभी का सम करना है डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, ये हमारे पास 4 है, ठीक है। अब हमारे पास मीन मार्क्स दिए गए हैं 12, ठीक है। 12 हमारे पास दिए गए हैं, 14 × 12 इज 48, ठीक। ये हमारे पास 48 आता है। 48 इज इक्वल टू सेट 1 प्लस सेट 2 प्लस सेट 3 प्लस सेट 4। आगे हमारे पास समझ आपको आ रहा है, तो 48 इज इक्वल टू सेट 1 प्लस सेट 2 प्लस सेट 3 प्लस सेट 4, ठीक है। सेट 1 के हमारे पास मार्क्स दिए गए हैं, क्या है, 10 मार्क्स दिए गए हैं। सेट 2 के हमारे पास 15 दिए गए हैं, और इसके बाद हमारे पास सेट 4 के दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस देखें ऊपर, तो सेट 4 के हमारे पास कितने दिए गए हैं, 12 मार्क्स, ठीक है। तो इनको आप सम करेंगे, प्लस करेंगे सेट 3, क्योंकि सेट 3 हमने कैलकुलेट करना है। ज़रा इसको प्लस करें आप, ये आपके पास बन जाएगा 10 प्लस 15 इज 25, 25 प्लस 12 इज 37। 48 में से ये 37 माइनस करेंगे तो आपके पास सेट 3 के मार्क्स आ जाएंगे। 48 माइनस 37 इज इक्वल टू सेट 3, तो ये आपके पास बच जाता है 11। कैलकुलेट कर लीजिए ज़रा। तो ये आसान तरीका है कैलकुलेट करने का। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आता है 11 मार्क्स उसके सेट 3 में है, ठीक है। तो फॉर्मूला सिंपल है, ये फॉर्मूला लेना है सेट 1 प्लस सेट 2 प्लस सेट 3 प्लस सेट 4, ठीक है। इसी तरह से मीन कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड बाय टोटल सेट्स कितने हैं, 4। तो यहाँ से आपको यहाँ जो आंसर आपका मिल जाएगा, ये भी गिवन है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये आइटम्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है। ये 3 आपको सिर्फ S3 कैलकुलेट करना है, सेट 3 का मार्क्स कैलकुलेट करना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने आसान क्वेश्चन ही डालें ताकि आपको अपना जो प्रिपरेशन का पता चले, कहाँ पे भी आप स्टैंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। फाइंड द मीडियन इन द गिवन सीरीज। हमारे पास एक सीरीज दी गई है, आपने इसमें मीडियन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपने इसमें मीडियन कैलकुलेट करना है, इस सीरीज में मीडियन क्या होगा, ज़रा देखिए इसमें मीडियन क्या होगा इस सीरीज में। देख लीजिए हमारे पास इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो x का वैल्यू दिया गया है। x का वैल्यू हमारे पास है 5, 10, 15 एंड 20, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास 2, 3, 5 एंड 3। देखिए जब भी हमने मीडियन कैलकुलेट करना होता है, इंडिविजुअल सीरीज आप मुझे खुद बता सकते हैं। यहाँ पे आपके पास x का वैल्यू भी दिया गया है, फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, तो यहाँ पे हमारे पास क्लास नहीं है, ये हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज बन गई। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई होती तो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है। अगर इंडिविजुअल सीरीज होती तो मीडियन कैलकुलेट करने का वहाँ पे ये तरीका है कि आपने जो है 2 ट्रिक्स मैंने आपको बताया। एक ये है कि आप अगर इवन सीरीज होगी तो आप जो है बीच वाले जो सेंटर पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है उसको असाइन करेंगे उस डेटा को। उसके बाद आप जो है बीच वाले 2 जो हमारे पास वैल्यूज़ रहते हैं, मिडिल वैल्यूज़ जो हमारे पास 2 रहते हैं, उनका सम करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, वहाँ से कैलकुलेट होता है। अगर ऑड सीरीज़ होगी, ऑड इंडिविजुअल सीरीज़, तो उसमें जो सेंट्रल वैल्यू होगा आफ्टर अरेंजिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो सेंट्रल वैल्यू आपका मीडियन बन जाता है। लेकिन डिस्क्रीट में हमारे पास एक और तरीका है मीडियन कैलकुलेट करने का, वो है सिंपली डिस्क्रीट की जब भी बात आई तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप याद रखें।
पहले हम यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़रा आप कैलकुलेट करें, वो है इसको, ये हमारे पास 2 बन जाता है, 2 + 3 इज़ 5, 5 + 5 इज़ 10, 10 + 3 इज़ 13। ये आपके पास बन गया जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जो आपके पास फाइनल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आया, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का फाइनल वैल्यू 13। तो इसमें आपके पास फॉर्मूला है n + 1 / 2, यानी कि n होता है यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, जो आपके पास फाइनल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाता है। तो आप 13 + 1 / 2 करेंगे, ठीक है, तो ये देख लीजिए आपके पास 13 + 1 = 14 / 2 = 7। 7 आपके पास आ जाता है वैल्यू। देखिए अब जो हमारे पास 7 वैल्यू आ गया, ये हमने देखना है ये किस में फॉल कर रहा है। हमारे पास इस तरह से सीरीज है 5, 10, 15 एंड 20, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज हमारे पास है 2, 3, 5 एंड 3, ठीक। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आता है, 2, 5, 10 एंड 13। इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आया। अब ये 7 जो हमारे पास वैल्यू आया, जहाँ पे हमने n को प्लस किया 13 + 1 / 2 करके, तो यहाँ से हमें हमारे पास 7 वैल्यू आया। तो ये देख लीजिए आप, जब आपने ये कैलकुलेट किया 7, ये 7 देखना है आपने किस ग्रुप में फॉल करता है। ना ही 2 ग्रुप वाले में फॉल करता है, ना ही 5 ग्रुप में फॉल करता है, ये करता है 10 ग्रुप वाले में फॉल, ठीक है। इसका देखना है आपने यहाँ पे, इसका यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप x का वैल्यू इसका देखेंगे, इसका कॉरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू, ठीक है। तो इस ग्रुप में फॉल करता है, ये आपने ग्रुप ढूंढ लिया पहले, इसमें फॉल करता है, इसका x का वैल्यू क्या है, वो है 15। इसलिए आपका यहाँ पे मीडियन बनता है ऑप्शन ए 15। अगर आपने भी 15 चूज़ किया है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही आसान है इसमें मीडियन कैलकुलेट करना, फॉर्मूला सिंपल है। आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, उसके बाद n + 1 / 2 करना है, देखना है इसका जो वैल्यू आ जाता है वो किस ग्रुप में फॉल करता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू देखना है, वो आपका मीडियन बन जाता है। बड़ा ही आसान तरीका है। हमारे पास 2 तरीके हैं, एक ग्रुप तरीका है हमारे पास, एक है हमारे पास इंस्पेक्शन मेथड। बहरहाल आपको जो है वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपको ये पूछा जाएगा आपने कैलकुलेट करके देना है, कोई भी तरीका अप्लाई करके। अच्छा, ये था हमारे पास जो हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज थी, उसमें मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। और हमारे पास जो कंटिन्यूअस सीरीज होते हैं उसके लिए हमारे पास ये मेथड है। ये मेथड है कैलकुलेट करने का मीडियन। बहुत ही आसान सी फॉर्मूला है, L1 + I/f × m - cp। बस इतनी सी फॉर्मूला इसमें सबसे बड़ी है, बाकी सभी फॉर्मूला जो है वो छोटी है, ठीक है। तो आपने डिस्क्रीट में याद रखा, सिंपली n + 1 / 2 देखना है आपने। लेकिन यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है L1 + I/f × m - cp। यहाँ पे हमारे पास i रहता है, जो है इंटरवल रहता है, इसी तरह m रहता है, हमारे पास वैल्यू cp रहता है। ये सभी वैल्यूज़ आपके पास है। आपने जो है इन वैल्यूज़ को बताना है, ये क्या क्या यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो हमारे पास दिए गए हैं इन वैल्यूज़ के रिलेटेड, वो सही है कि गलत है, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला है, सिंपल सी फॉर्मूला है, L1 + I/f × m - cp। इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं मीडियन कंटिन्यूअस सीरीज़ में। बस इतनी सी फॉर्मूला आपने याद रखना है। देखें ऑप्शन, हमारे पास स्टेटमेंट 1 जो है वो है L1 इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। L1 जो है वो फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, ठीक है। अच्छा, जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसका लोअर लिमिट जो है वो होता है। स्टेटमेंट 2 है हमारे पास, I इज़ द इंटरवल ऑफ द सिलेक्टेड क्लास। जो हमने सिलेक्ट क्लास किया है उसका जो इंटरवल है उसको रिप्रेजेंट करता है I। CP इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। CP होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका, प्रीवियस क्लास का। अच्छा, स्टेटमेंट 4 इज M इज द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। M जो होता है ये होता है मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो ये आपने बताना है, ये आपका यहाँ पे वैल्यू जो है ये क्या होता है। हर एक स्टेटमेंट को आप पढ़ें, फिर आपने बताना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। चलिए देखें, हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट है, अगर आपने सेलेक्ट किया ऑप्शन तो मैं आपको बता दूं, पहला स्टेटमेंट जो है L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ होता है लोअर लिमिट ऑफ द सेलेक्टेड क्लास। जो हम क्लास सेलेक्ट करते हैं, जहाँ पे ये फॉल करता है ये वैल्यू, तो वहाँ पे
उसकी जो लोअर लिमिट होता है वो उसको वो कंसिडर किया जाता है, ना कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले क्लास को कंसिडर किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। आई इज़ द इंटरवल ऑफ द सिलेक्टेड क्लास, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। ये इंटरवल का मेंशन करता है सिलेक्टेड क्लास का, जो हम क्लास सेलेक्ट करते हैं। और सी पी क्या रिप्रेजेंट करता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। बिल्कुल एक चीज़ यहाँ पे होती है, वो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। खाली प्रीवियस क्लास का एक चीज़ कंसिडर किया जाता है, दैट इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। ठीक है, जो आपने सेलेक्ट क्लास किया उससे उसके ऊपर जो क्लास रहता है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन स्टेटमेंट 4 इज एम इज द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, बिल्कुल गलत है। तो एम जो हमारे पास वैल्यू होता है ये होता है हमारे पास एम इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2। जो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज देख कैलकुलेट करते हैं उसको डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो यहाँ पे इसका वैल्यू होता है एम के बराबर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन सी है आपका स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड। ये आपके पास फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आप याद रखिए, बड़ी आसान सी फॉर्मूला है। डायरेक्टली वैल्यूज पुट ऑन करने हैं, खाली एम में आपने वैल्यू करना है एन डिवाइड बाई 2, वायर एन इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ से आप क्लास को सिलेक्ट करते हैं किस क्लास में फॉल करता है। जिस तरह से हमने डिस्क्रीट में देखा उसी तरह से आपने देखना है कि किस क्लास में फॉल करता है कंटिन्यूस सीरीज में। फिर उसी का लोअर लिमिट लेना है, उसी का इंटरवल लेना है, उसी की फ्रीक्वेंसी लेना है। ठीक है, और एम तो आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, माइनस करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, जो उससे पहले वाली क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। ठीक है, ज़्यादा नहीं जाते हैं हम क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों का साथ साथ रिवीजन भी हो जाए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप एक बार इसको देखें प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ द वेरिएट दैट डिवाइड्स ए सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमारे पास जो वैल्यू वेरिएट होता है जो एक सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उससे हम क्या कहते हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए मैग्नीट्यूड और कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं। पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में उसको असाइन करते हैं, उसके बाद 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज क्वार्टाइल, ऑप्शन बी इज डिसाइल, ऑप्शन सी इज परसेंटाइल, ऑप्शन डी इज मीडियन। ठीक है, तो मैंने, अगर आपने क्वार्टाइल्स का लेक्चर नहीं देखा है, मैंने आपको जीएसए में बताया था कि ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे जो जीएसए के स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो एफए के स्टूडेंट्स हैं, दोनों एक बार एक दो लेक्चर्स देखें। ठीक है, उसमें आपको जो है मेजर सब सेंटेंसी के और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ये जो हमारे पास मीडियन होता है ये हर हमारे डेटा को 2 हिस्सों में तकसीम करता है हमारा। इसके बाद जो क्वार्टाइल्स होता है वो 4 हिस्सों में तकसीम करता है। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट का सेलेक्ट किया है तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर 10 हिस्सों में इसी डेटा को डिवाइड करें तो उसे हम डिसाइल्स कहते हैं। 100 हिस्सों में उसको डिवाइड करें तो उसे हम परसेंटाइल्स कहते हैं। ठीक है, तो क्वार्टाइल्स में 4 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं आपके डेटा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, मोड ऑफ दिस सीरीज इज, हमारे पास एक इंडिविजुअल सीरीज है, फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज है। तो देख लीजिए, आपने बताना है इसका मोड क्या है। हमारे पास इस तरह से सीरीज है, सब आपने बताना है इस सीरीज में मोड है 4, 6, 2 और नो मोड, या इसमें मोड ही नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे जल्दी बता दें। अगर इसमें बिल्कुल आसान है मोड देखना। तो मैं आपको बता दूं, पहला बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको जो है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको असाइन करें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 4 आता है 1, 2 और 3 बार। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 बार आता है हमारे पास 4। ठीक है, 4 बार आता है हमारे पास 4। इसके बाद 6 आता है 2 बार, 6 आता है 2 बार। आप देख लीजिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो होता है, यानी कि हाईएस्ट बार जो रिपीट होता है वो ही हमारे पास मोड होता है। यहाँ पे देखिए 4 जो है ये बार बार रिपीट होता है, 4 बार रिपीट होता है, इसलिए इसका मोड है 4। ठीक है, अगर आपने ये भी सिलेक्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सीरीज। फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सीरीज। यहाँ पे हमारे पास मार्क्स दिए गए हैं, यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई है, आपने जो है इसका मोड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मोड कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल आसान है। यहाँ पे अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है, पहले मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यूस सीरीज के लिए जो मोड पूछा जाए उसमें मोड में क्वेश्चन नहीं पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि उसका फॉर्मूला बहुत टफ है, वो आपको याद रखना ही नहीं है, पहले उसको आप छोड़ दें। ठीक है, अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज में ही अगर पूछा जाएगा तो डिस्क्रीट सीरीज में ही पूछा जाएगा, क्योंकि उतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको 1 मिनट में ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो डिस्क्रीट सीरीज आपके पास दी गई है इस तरह से 5, 10, 15, 20 एंड 25। ठीक है, आपके पास फ्रीक्वेंसी दी गई है 2, 4, 6, 8 एंड 3। ठीक है,
एंड 3। आपने बताना है इसका मोड क्या है। इसका आसान सा तरीका ये है कि आप देखें यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8, ठीक है। तो कौन सी है, फिर इसका करेक्ट आंसर क्या है आप सेलेक्ट कर लीजिए जल्दी से। क्या इसका जो मोड है वो 20 है, वो 8 है, वो 25 है, या कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, बताएं जल्दी से। तो मैं आपको बता दूं, जब आपने ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट किया, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है, ठीक है, वही होता है हमारे पास मोड। तो हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू है वो है 20, देयरफॉर द मोड फॉर दिस सीरीज इज 20, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द मीन एक्सेप्ट। इसमें ये डिसएडवांटेजेस ऑफ मीन दिए गए हैं, इसमें एक नहीं है डिसएडवांटेज, वो आपने सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए डज नॉट पोजेस द डिजायर्ड अलजेब्रिक प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी इज कैन नॉट बी कंप्यूटेड इफ देयर आर मिसिंग वैल्यूज ड्यू टू ओमिशन और नॉन रेस्पॉन्स। ऑप्शन सी इज इजीली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। जो एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं मीन में, उससे इजीली अफेक्ट हो जाता है मीन। ऑप्शन डी इज इफ ग्रुप डेटा विथ ओपन एंडेड क्लास इंटरवल द मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड। अगर ओपन इंटरवल होगा हमारे पास, ओपन एंडेड क्लास होगा, तो यहाँ पे हम मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने बताना है इसमें डिसएडवांटेज कौन सा नहीं है, जल्दी से सिलेक्ट करें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने सिलेक्ट किया है अभी तक, ये जो हमारे पास ऑप्शन 4 है, ये हमारे पास बिल्कुल डिसएडवांटेज है, ठीक है, क्योंकि अगर ओपन एंड होगा तो हम मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज से बिल्कुल इफेक्ट हो जाता है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। और हाँ, हमारे पास अगर मिसिंग वैल्यूज होंगे या नॉन रिस्पॉन्सेज होंगे, उससे भी मीन पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये सभी हैं हमारे पास डिसएडवांटेज। अगर कोई डिसएडवांटेज नहीं है, वो ये है डज नॉट पोजेस द डिजायर्ड अलजेब्रिक प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें डिजायर्ड अलजेब्रिक प्रॉपर्टी होता है, इसलिए ये डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। मैंने आपको बताया हमारे पास 2 तरीके हैं डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैलकुलेट करने का। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है, बल्कि आपको खाली ये पूछा जाएगा कि आपने मोड कैलकुलेट करके देना है। तो आप देखें इसमें कौन कौन सा तरीका जो है वो मोड कैलकुलेट करने का है। ऑप्शन ए इज मिड पॉइंट मेथड एंड टेबल मेथड। ऑप्शन बी इज डिसेंडिंग मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड। ऑप्शन सी इज इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड। ऑप्शन डी इज असेंडिंग मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। आप मुझे बता दें इसमें से, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन से 2 मेथड्स जो है वो डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये मैंने शायद आपको बताया था कि नहीं है, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आप, ये पॉइंट आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करेंगे। मैं आपको यहीं से बता दूंगा। इसमें 2 मेथड से हमें मोड कैलकुलेट करने का, मैंने आपको एक मेथड बताया था, लेकिन हमारे पास और भी मेथड है। हालांकि आपको उतना डीप नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे मेथड से कैलकुलेट करना है, उससे आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया है। तो हमारे पास 2 मेथड्स है, एक है इंस्पेक्शन मेथड और एक है ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। तो इन्हीं मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं मोड, अगर हमने कैलकुलेट करना होगा डिस्क्रीट सीरीज़ में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, फॉलोइंग आर द पार्टीशन वैल्यूज एक्सेप्ट। इसमें से कौन से हैं पार्टीशन वैल्यूज, जहाँ से पार्टीशन करते हैं हम डेटा को, डिसाइल, क्वार्टाइल, मोड एंड परसेंटाइल, ठीक है। तो आप मुझे बता दें इसमें से पार्टीशन वैल्यूज कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कौन सा नहीं है इसमें पार्टीशन वैल्यू, वो आपने बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है डिसाइल्स, ऑप्शन बी है क्वार्टाइल्स, ऑप्शन सी है मोड एंड ऑप्शन डी है परसेंटाइल। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर है मोड, क्योंकि डिसाइल्स में भी हम डिवाइड करते हैं डेटा को, क्वार्टाइल्स में भी 4 में डिवाइड करते हैं और परसेंटाइल में 100 में डिवाइड करते हैं, लेकिन मोड में हम डिवाइड नहीं करते हैं, बल्कि मोड में हम देखते हैं हाईएस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड इज। हमारे पास मीन, मीडियन और मोड की जो रिलेशन है वो कौन सी है, शायद मैंने आपको बताया था या नहीं है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये रिलेशन आप याद रखें, कभी कभी पूछी जा सकती है या इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारे पास जो रिलेशन है मीन, मीडियन और मोड की, वो कौन सी है। ऑप्शन ए इज मीन प्लस मोड इज इक्वल टू ट्वाइस मीन माइनस मीडियन। ऑप्शन बी इज मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। ऑप्शन सी इज मीन, मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। ऑप्शन डी इज नन ऑफ द करेक्ट, नन इज करेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है, अगर आपने सेलेक्ट किया है, तो मैं आपको बता दूं कि करेक्ट आंसर जो इसका है, ये मैंने आपको बताया था, शायद जेएसए के लेक्चर्स में मेंशन किया था। तो मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। दिस इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे पास है, लेस देन एंड ग्रेटर देन ओगिव कर्व इंटरसेक्ट एट। हमारे पास लेस देन कर्व होता है, ग्रेटर देन ओगिव कर्व होता है, ठीक है।
क्योंकि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही OQ कर्व हम ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे अगर मीट करते हैं दोनों कर्व्स तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मीडियन कहते हैं, ऑप्शन बी उसे हम मीन कहते हैं, ऑप्शन सी उसे हम मोड कहते हैं, ऑप्शन डी उसको हम इनमें से कुछ भी नहीं कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जहाँ पे OQ कर्व्स लेस देन और ग्रेटर देन OQ कर्व्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने सेलेक्ट किया है वेल एंड गुड, अगर नहीं किया सेलेक्ट तो वो हम कहाँ पे मीट करते हैं, मीडियन पे। ये मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, मीडियन पे मीट करता है OQ कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है लेस देन और ग्रेटर देन का मीडियन पे होता है। ठीक है, ये था हमारे पास कुछ 15 क्वेश्चन। बाकी अगर इसमें कोई चीज़ मिस हो, मैंने कोशिश किया हर एक टॉपिक को यहाँ पे इंक्लूड करूँ, हर एक चीज़ को इंक्लूड करूँ, तो अगर फिर भी कहीं पे रह गया है तो वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। लेकिन अभी आपको यहाँ पे कुछ नए पॉइंट जो लग रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक पॉइंट को इंक्लूड करने की कोशिश करूँ, जो आप अपने नोट्स में साथ साथ मेंशन करके रखें, ताकि एग्ज़ाम में फाइनल में आप उसको एक बार देखें ज़रूर। ठीक है, चलिए यहीं पे आपसे इजाज़त लेते हैं, अपना ख्याल रखें, अपना स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। बाय।